का नीतीश पर वार, विधायकों की पिटाई को लेकर बोले तेजस्वी, विधायकों के साथ बर्बरता को नहीं भूलूंगा। मधुबनी जिला प्रशासन ने की बैठक, आगामी त्योहारों को लेकर की गई मीटिंग, त्योहार के मद्देनजर दिए गए निर्देश। बिहार विधानसभा हंगामे के बाद राज्य में आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान। जमशेदपुर में एजेएसयू कार्यकर्ताओं ने किया हेलमेट चेकिंग का विरोध, चेकिंग के नाम पर वसूली कर रही है पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना के खतरे से सावधान रहें। बिहार के 27 जिलों में कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। कई जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन यहां फिर से नए मामले सामने आने लगे हैं। बीते 27 जिलों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 24 घंटे में बिहार में 170 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिर्फ पटना में 74 नए मामले आए हैं। बिहार, पटना, गया, अररिया, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर काफी सेंसिटिव होता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रदेश के सभी जिलों सीएस से तैयारी की समीक्षा की है। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए जांच में तेजी लाने के साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर देने को कहा है। बिहार में आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। तो 27 जिलों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में 24 घंटे में 170 नए मामले सामने आए हैं, जो कि ये आंकड़े राज्य सरकार की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। और कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के आ जाने के बाद सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि पीएम ने कहा है कि वैक्सीन आने के बाद भी दवाई भी और कड़ाई भी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार बिहार में कोरोना पैर पसारता जा रहा है और 24 घंटे में 170 नए मामले सामने आए हैं। राखी, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से बिहार में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। एहतियातन लोग अब चिंता में हैं कि क्या फिर से कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति होगी, क्या फिर से वही दिन देखने को मिलेंगे जब कोरोना की शुरुआत में देखने को मिला था। क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि शायद अब कोरोना बिहार से ही नहीं बल्कि देश से चला जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरे देश के हालात हैं और ख़ास करके जो कई ऐसे हिस्से हैं, अलग अलग जो राज्यों के जो ज़िले हैं, वहाँ पर कोरोना ने जिस तरीके से दस्तक दी है, बिहार में भी वो दस्तक अछूता नहीं है। आप देखिए कि लगातार राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नए नए संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं। लोगों ने कोरोना के साथ जीना तो शुरू कर दिया, लेकिन कोरोना फिर से दस्तक देगा, इस बात को लेकर के बिहार के लोगों में चिंता है। होली के पहले कोरोना ने जो नए तरीके से रंग दिखाना शुरू किया है, न सिर्फ त्योहारों में बल्कि आम जनजीवन पर भी उसका साझा असर देखने को मिल रहा है, खासा असर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब राज्य प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से एक तरीके का नया गाइडलाइन जारी हुआ है और उस गाइडलाइन के मुताबिक आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई भी समारोह या फंक्शन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि होली आने को है और होली से पहले जो कई ऐसे कार्यक्रम है जो हर जिले में देखने को मिलता है। होली मिलन समारोह होता है और ऐसे में लगने लगा था कि पिछले साल से इस साल कुछ रौनक ज़्यादा रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। राखी, यही वजह है कि बिहार के लोगों में अब चिंता सताने लगी है और लोग एहतियातन जिन लोगों ने मास्क पहनना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, लगातार हाथ और पैरों को धोना, इसके अलावा 2 गज दूरी
मास्क है जरूरी, ऐसी चीज़ों को अब धीरे धीरे भूलने लगे थे। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से कोरोना की वजह से लोगों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों से और हाथ धोने की जो प्रक्रिया है वो अब फिर से शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है, न सिर्फ राजधानी पटना के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए, कि जो नए आंकड़े आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात क्या है राखी, कि उनके जो कोरोना के सिम्टम हैं, जो पहले खांसी, बुखार या फिर कई ऐसी सिम्टम थे जो देखने को मिलते थे, लेकिन अभी वो सिम्टम के बगैर ही, मतलब उनके अंदर जो लक्षण है कोरोना के वो नहीं नजर आते और उनके अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। तो ये एक कारण है। और खास करके बुजुर्ग और बच्चों को सरकार ने गाइडलाइन के मुताबिक बुजुर्ग और बच्चों को एहतियातन फिर से एक बार कहा है कि कोरोना की वजह से जो दिक्कतें हो रही है, एक बार फिर से हम लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यही कारण है कि आपने देखा कि बिहार का जो बजट सत्र था, उस बजट सत्र में ही इस गाइडलाइन को सरकार ने माना है। हालांकि सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को खोलने की अनुमति दे रखी है, लेकिन बावजूद इसके एहतियात के तौर पे स्कूल कॉलेज में भी जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा। तो कहीं ना कहीं नए आंकड़ों की वजह से बिहार के अंदर चिंता है। आप जी गौतम, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार जो है उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं अब तक? कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए उन्होंने कहा तो है, लेकिन खुद राज्य सरकार इसका उल्लंघन करती नजर आ रही है। लगातार होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है जहां पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार खुद ही अपने बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रही है। बिल्कुल राखी, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार खुद ही इस कोरोना के गाइडलाइन को पालन नहीं कर रही है और जनता भी समझ रही है। जनता तो दबी जुबान में भी और खुले तौर पे भी ये कहती है कि जब चुनाव का दौर था तो कोरोना खत्म हो गया था। जब राज्य सरकार सदन चला रही है तो कोरोना अंदर क्या नहीं है क्या? कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के मिलन समारोह में जहां 2000 की कैपेसिटी थी वहां 5000 से ज़्यादा लोग थे। तो क्या उनके लिए कोरोना नहीं है? नेताओं के लिए कोरोना नहीं है? सरकार के लिए कोरोना नहीं है? और सरकार गाइडलाइन जारी कर करके उन लोगों के ऊपर एक तरीके से उस गाइडलाइन को थोप रही है, या जो लोग मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उससे फाइन लेकर के उसका चालान काट करके अपने राजस्व को बढ़ा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के हिसाब से लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर राज्य सरकार ने गलती की है या उसने कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम लोगों को नहीं करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो चीज़ें फेलियर नज़र आती है उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन जनप्रतिनिधियों को, सरकार को, जिला प्रशासन को भी अपने किसी भी काम को या अपने किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले सोचना चाहिए, बताना चाहिए, और तब जा कर के ये सफल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो कोरोना का जो गाइडलाइन है ये जो है सरकार इस गाइडलाइन को फॉलो करती हुई नजर नहीं आ रही है। जी गौतम, यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन जनता को लगता है कि वैक्सीन आने के बाद अब कोरोना खत्म हो गया है। हालांकि पीएम ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर दवाई भी जरूरी है और कड़ाई भी जरूरी है, लेकिन जनता बिना मास्क के नजर आ रही है, बिना सैनिटाइजर के नजर आ रही है। तो जनता को तो ऐसा लगता है जैसे कोरोना पूरे तरीके से खत्म हो गया है। बिल्कुल, देखिए चूंकि बिहार में राखी कुछ महीने पहले चुनाव थे, चुनाव से पहले लोगों के मन में डर था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लोगों के मन में डर था। लोग, परिवार और समाज के लोगों के अंदर ये चीज़ें थी कि कोरोना की वजह से किस तरीके से एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन चुनाव के कारण जब जनसभाएं होने लगी, लोग घर से निकल करके वोटिंग करने लगे, उसके बाद से जब सरकार बनी तो ऐसा लगने लगा कि अब कोरोना आम जनजीवन से खत्म हो गया है, या फिर अगर है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये लगने लगा कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना ने जिस तरह से कोरोना रिटर्न हुआ है पूरे देश में, और एक जो नई सिस्टम के साथ आया है कोरोना, उस कोरोना से लड़ना होगा, उस कोरोना से बचना होगा,
क्योंकि जो वैक्सीन है वो अभी भी आम लोगों तक आम तरीके से मुहैया नहीं हो पाई है। अभी पहला डोज फिर दूसरा डोज का दौर चल रहा है। IGIMS में पहले उन स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया, उसके बाद 80 से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों को दिया गया, और अब धीरे धीरे कोरोना हर बिहार के हर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी भी जो आबादी है उस आबादी के अनुपात में कोरोना की वैक्सीन की संख्या बेहद कम है। तो ऐसे में यदि कोरोना एक बार फिर से अगर कहर बढ़ पाता है तो वैक्सीन भी काम नहीं आ पाएगी, क्योंकि उतने लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1 से 11 और 11 से 121 होते देर नहीं लगती। यही कारण है कि यदि सिर्फ और सिर्फ एहतियातन अभी भी आप देखिए राखी की जो मोबाइल की जो रिंगटोन है उसमें भी कोरोना के गाइडलाइन को बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे अभी परहेज या इससे गुरेज करने की जरूरत नहीं है। इससे इस रिंगटोन को समझना होगा, क्योंकि वो रिंगटोन भी कहता है कि यदि आप कोरोना से नहीं बचेंगे तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है। इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, ये दोनों चीजें जीवन में अब अपनानी होगी। अगर आप दवाई के साथ साथ कड़ाई नहीं अपनाते हैं तो वो दवाई भी आपके किसी काम की नहीं होगी। या आपने वैक्सीन तो लगा लिया, लेकिन यदि आप आम जनजीवन में, बाजार में यदि आप सब्जी लाने भी जाते हैं तो ये आपको याद होगा राखी कि जो शुरुआती दौर में कोरोना की वजह से एक दुकानदार, सब्जी वाला, दूध वाला, जितने जगह दुकानें थी उस सब के आगे गोल घेरा हुआ करता था। उस सर्किल के अंदर एक दूरी बनी हुई थी। लेकिन अब ना तो सर्किल नजर आता है, ना ये दूरियां नजर आती है, और सिर्फ अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना होगा तो उस पूरे इलाके को वो संक्रमित कर देगा। इस बात को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जिन लोगों के मन में ये बातें हैं कि कोरोना उनको नहीं छू सकता या कोरोना उसको नहीं हो सकता, तो वो गलत कर रहे हैं। VIP न्यूज़ भी अपील करता है कि आप कोरोना से जरूर बचें, स्वच्छता का पालन करें, मास्क लगाकर घूमें और हाथों को बार बार धोएं, और इसके साथ ही 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। बिना 2 गज की दूरी के यदि आप इस कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो कोरोना आपके दहलीज तक कब पहुंच जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है राखी जी। गौतम, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना संक्रमण बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में 24 घंटे में 170 नए मामले सामने आए हैं, जो राज्य सरकार की चिंता बढ़ा देने वाले आंकड़े हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पटना में, केवल पटना में 74 नए केस सामने आए हैं कोरोना के, और दूसरे स्ट्रेन के आने के बाद फिर से लोगों की चिंता बढ़ गई है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी गलियारे में उथल पुथल अब चरम पर है। एनडीए की मुख्य दल बीजेपी ने आजसू के नेता गंगा नारायण सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के इस नए मूव को लेकर क्या है राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना ही संगठन है, ना ही कोई लोग हैं, जिसकी वजह से अपने उम्मीदवार जो पिछले उनके थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको छोड़ करके ये दूसरे से बोरो प्लेयर लिया। वैसे भी इनकी बोरो प्लेयर लेकर के मैच खेलने की आदत है। जैसे बाबूलाल मरांडी को इन्होंने विधायक दल का नेता, अपना विधायक दल का नेता पार्टी का बना रखा है, वो भी बोरो प्लेयर है। उसी तरह से वहाँ पे जो अभी इलेक्शन होने वाला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं, तो उन्होंने आंसू से कैंडिडेट लिया है और आंसू के कैंडिडेट को वो लड़ाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें, ना उनके पास संगठन है, ना लोग हैं, ना कार्यकर्ता बचे हैं। ऐसे में जो जेएमएम गठबंधन का, कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा गठबंधन का, वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगा, ये एकदम निश्चित है। देखिए, कांग्रेस जब बोरो प्लेयर का आरोप लगाती है तो उससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए ना, इंडियन प्रीमियर लीग में कांग्रेस इटली से बोरो प्लेयर्स को खिलाते हैं, और कांग्रेस के अगर झारखंड की बात करें
तो इन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति को बना दिया था, डॉक्टर अजय कुमार को, जो ना तो झारखंड के मूल निवासी थे और ना ही कोई कांग्रेसी थे, बल्कि वो तो दल छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा से आए थे। तो बोरोड प्लेयर्स की अगर कांग्रेस बात करे तो इससे हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। 130 करोड़ भारतीयों में इन्हें अपना अध्यक्ष बनाने के लिए भी अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। अभी भी इनकी पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष से चल रही है। मधुपुर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन एक दिवसीय तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक उपचुनावों की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। जी बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीका से मधुपुर चुनाव की निगाहें कह सकते हैं कि मधुपुर की जनता और झारखंड की जो भी जनता है, जो भी सरकार कह सकते हैं कि जिसको पार्टी को जितवाना चाहती है, उन पर निगाहें टिकी है। और जिस तरीका से मधुपुर चुनाव को लेकर जो सियासी हलचल देखने को मिल रहा है वो बखूबी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी तमाम उन हथकंडों को अपना रही है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मधुपुर का जो भी परिणाम हो उनके खेमे में आए। और जिस तरीका से पूरी तैयारी हो गई है, पूरी मैपिंग कर ली गई है, पूरा होमवर्क कर लिया गया है कि इस बार का जो मधुपुर का उपचुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते दिखाई देगी। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चेहरे की भी तलाश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। जी शुभम, बयानों का बाजार गर्म है, तो क्या बयानबाजी से उपचुनाव में जीत हासिल की जा सकती है? देखिए ये तो राखी जाहिर सी बात है, बयानों के दम पर तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। बयानों पर एक आश्वासन का ही उम्मीद दिखता है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी शुरू से ही करते आ रही है। लेकिन जिस तरीका से मधुपुर का उपचुनाव अभी नज़दीक आने को है और जैसे जैसे मधुपुर का उपचुनाव नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, राजनीतिक पार्टियों में बखूबी हलचल इतना देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रोटियों सेकने में लगी है और ये लगातार वो दावे करती है कि इस बार का जो मधुपुर चुनाव होगा वो हमारे पक्ष में होगा। अगर बात कर ले गठबंधन की सरकार की, मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है और लगातार वो दावे कर रहे हैं कि इस बार मधुपुर का जो उपचुनाव होगा उसमें जैसे कहते हैं जेएमएम की पार्टी अपना परचम लहराएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हीं कह सकते हैं दावों पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बरकरार रखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार का जो मधुपुर उपचुनाव होगा वो उनके खेमे में जाएगा। अब देखना यह होगा कि आखिर की मधुपुर की जनता किसे मत देती है और किसे आगे आने का अवसर प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें राखी, तो जिस तरीका से मधुपुर का उपचुनाव की तारीख अभी बिल्कुल सामने आने को है और उसी को लेकर राजनीतिक हलचल की बात करें तो बखूबी देखने को मिल रहा है। इसमें अब गौर करने वाली बात है कि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे के तलाश में है, उसी को कह सकते हैं कि अब इसमें जो सत्ता पक्ष में है, जो जेएमएम है, कांग्रेस है, राजद है, वो उन पे लगातार आरोप लगा रही है कि बोरो प्लेयर के मदद से वो चुनाव जीतने के ख्याली पुलाव पका रहे हैं, सपने देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन आरोपों का एक कड़ा जवाब दिया गया है और उन्हें साफ तौर पे कहा गया है कि जब कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है तो चुनाव जीतने की बात तो छोड़ दे। तो कह सकते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप के बीच में मधुपुर की जनता जरूर पिसते नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि मधुपुर की जनता किसे अपना मत देती है और कौन उम्मीदवार वहां से इस बार मधुपुर में आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं। जी शुभम, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि एक आजसू के वरिष्ठ नेता हैं गंगा नारायण सिंह, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या वो जीत दिला पाएंगे बीजेपी को? देखिए इस महत्वपूर्ण बात को आपने कही है। जिस तरीका से आजसू के नेता हैं गंगा नारायण और उन्हें ये लगता है कि वो इस बार मधुपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अगर समर्थन करते हैं तो वो जीत सकते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीका से हाजी हुसैन अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं कि पूर्व प्रत्याशी जो रह चुके थे चुनाव में, राज परिवार को करारा शिकस्त दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि इस बार अगर रिस्क भारतीय जनता पार्टी लेती है तो उनके लिए गंवारा साबित नहीं होगा। अगर
बात करें राखी, जिस तरीका से झारखंड में और 2 उपचुनाव हुए थे, बेरमो का चुनाव हुआ था, दुमका का चुनाव हुआ था, और दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला था। तो इन बातों को देखकर लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरीका से आपने बखूबी जानते होंगे और तमाम दर्शक भी जानते होंगे, जो बजट सत्र चल रहा था झारखंड में और परसों ही इसका समापन हुआ है, तो जिस तरीका से ये देख के लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर होमवर्क किया है, प्रॉपर प्लानिंग किया है कि इस बार मधुपुर चुनाव में एक नई रणनीति के साथ, एक नई घोषणा के साथ और एक नया कह सकते हैं मैपिंग के साथ इस बार चुनाव में उतरने की तैयारी है, नए चेहरे के साथ उतरने की तैयारी है। लेकिन अब यह सवाल है, क्या यह नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या रिस्क ऑफ टेक साबित हो सकता है? अगर नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर कितने आश्वस्त है, ये सोचने वाली बात है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 17 अप्रैल को है मधुपुर उपचुनाव और इससे पहले जुबानी जंग है जो वो उपचुनावों को लेकर तेज हो गई है। लगातार कांग्रेस बीजेपी आपस में जुबानी जंग पर उतर आए हैं और गंगा नारायण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आजसू के नेता हैं और बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी को एक बड़ी जीत यहां दिला सकते हैं। हालांकि बीजेपी समस्तीपुर का जिला परिषद भवन में जीविका के तत्वाधान में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इस उद्घाटन में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक गणेश और प्रखंड परियोजना प्रबंधक आलोक चंद्र सिन्हा ने संयुक्त रूप से पेड़ में जल देकर रोजगार मेले की शुरुआत की। मौके पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक आलोक चंद्र सिन्हा ने कहा कि पिछले 7 सालों से जीविका दल सिंह सराय में कार्यरत हैं और अब तक प्रखंड में कुल 2291 समूह बनाए जा चुके हैं, जिसमें 1864 समूहों को क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है। संख्या में लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। हमारी बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अंत में मैं प्रखंड परियोजना प्रबंधक उजियारपुर से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आते हैं कि आप अपने जिले का नाम। डीआरडीए सभागार में मधुबनी जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की बैठक की गई, जिसमें जिले के एसपी, डीडीसी, बीडीओ, एसडीओ, थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस बैठक में आगामी होली और शबे बारात को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। तो आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और इसको लेकर एक बैठक की गई, जिसमें होली को लेकर और शबे बारात को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए। मधुबनी जिला प्रशासन की ये अहम बैठक, जहां पर तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी इस दौरान बवाल करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही कोरोना के नियमों का भी पालन किया जाएगा। जिला प्रशासन की एक बड़ी बैठक और तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना को लेकर अगर कोई भी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही होली को देखते हुए ये बैठक की गई है और शबे बारात को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया। बगहा के दबहा में एएसडीएम सरफराज अहमद की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एएसडीएम ने मौजूद अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए और नए उपकरण लाए जाने के विषय में चर्चा की। वहीं निरीक्षण की इस कड़ी में एएसडीएम ने आशा वर्कर्स की समस्याओं को भी सुना और साथ ही उनके वेतन का जल्द से जल्द भुगतान किए जाने के भी आदेश दिए। तो ये दोनों हम सबसे पहले चेक करेंगे। सफिशिएंट अमाउंट ये है।
स्केलिंग वगैरह करते हैं अभी सर? जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।